वाटर सोर्स यूनिट है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान को सैराब करते, उसको एहसास हुआ कि ये खित्ता पाकिस्तान को सैराब करता, क्यों ना इनको गंदुम दी जाए। हम आज भी समझते हैं कि गंदुम फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए, आज भी हम ये समझते हैं कि गंदुम फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए। जब तक अशराफिया के ऊपर रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक ऑस्टेरिटी टॉप से शुरू नहीं होगी, तब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से गंदुम की सब्सिडी कोई नहीं छीन सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह समझती है कि ये वाहिद गंदुम है जो अशराफिया के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलता है। ये एक ही चीज है, और ये पिछले 70 सालों से अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर कुछ मिला है तो या तो वो मतलब गंदुम की सब्सिडी, फ्यूल की सब्सिडी, दीगर अशिया की सब्सिडी, और इसी तरह बाद में वीआईएसपी की मद में जो थोड़ा बहुत जो गरीब अवाम तक या मतलब गरीब तबके तक जो मराहत पहुंचे हैं या हुकूमत की तरफ से वसाइल पहुंचे हैं तो इस शक्ल में पहुंचे। इसके अलावा किसी भी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जिस खित्ते में वजीर फॉर्चूनर में चलते हो, जिस खित्ते में सेक्रेटरीज बीएड में चलते हो, जिस खित्ते में डीसी के पास 4000 सीसी की गाड़ी हो, जिस खित्ते में डिप्टी सेक्रेटरी के पास भी मतलब 4000 सीसी की गाड़ी है, यहां तक के तहसीलदार के पास भी मतलब वीगो गाड़ियां हैं, इस सूरत हाल में हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलने वाली सब्सिडी पे क्यों बात कर रहे हैं? हमारा सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर रिफॉर्म होना है, अगर कोई चीज रेगुलेट होनी है, तो ये रेगुलेशन और रिफॉर्म टॉप से शुरू होगी तो अवाम की बारी आएगी। पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए सब्सिडी कोटा मुकर्रर था, गंदम की मतलब वो मेट्रिक टन्स में मुकर्रर था, पैसों में नहीं था। बाद में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो ये जो कोटा मुकर्रर था टन्स में या बैग्स में, वो कन्वर्ट हुआ इनटू कैश मनी में, पैसे में उसको कन्वर्ट किया गया। 6 अरब रुपए लगभग मतलब उसके लिए मुख्तस किए गए। वहां से हमारे लिए मसाइल शुरू हुए और अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो गंदम का रेट था, वो चूंकि वफाक में उनकी हुकूमत थी लेकिन कुछ 1.5 अरब रुपए के डेफिसिट था जो कि वफाक से लेने में नाकाम हुआ और गिलगित बल्तिस्तान के बजट से काट के वो 1.5 अरब रुपए उस डेफिसिट में डाल दिए। वहां से ये मिजरी शुरू हो गई। आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फिर एक ऐसे इशू के ऊपर हैं। पिछली हुकूमत ने कोई 20 रुपए पर केजी के हिसाब से गंदम का रेट बढ़ाया था। अपने वज़रा के साथ जो हमने ट्रीटमेंट करनी थी वो हमने कर भी दी है और आइंदे के लिए उनको हमने रिस्ट्रेन किया है कि गंदम की सब्सिडी के ऊपर पार्टी लाइन से हट के कोई बात कैबिनेट में ना की जाए। हम ये समझते हैं कि अगर असेंबली के मेंबर की तनख्वाह या मराद 4-5 लाख रुपए हैं, पाकिस्तान के किसी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के मराद 4-5 लाख नहीं है, तो गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली के मेंबर के मराद 4-5 लाख क्यों हैं? एक बात, गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा के मराद 6-7 लाख हैं, मतलब किसी सूबे के वजीर के मराद 6-7 लाख नहीं है, तो ये क्यों है? इसी तरह हमारे पास मावन खुसूसी से उनकी तनख्वाह भी 6 लाख से ऊपर है, उनकी क्यों है? वो किस खेत के बोली है कि उनको हम 6 लाख रुपए दें माहाना और 6 लाख और उनको अनलिमिटेड फ्यूल भी दें, उनको मराद भी दें, उनको और मुफादात भी दें। तो ये जो मिस यूज हो रहा है अशराफिया के अंदर, जो पैसा मिस यूज हो रहा है, लगभग कोई 30 अरब रुपए का मिस यूज है। हम ये समझते हैं कि पहले नंबर पे टॉप स्टेप के ऊपर अशराफिया का रिफॉर्म होना चाहिए। गंदम के सब्सिडी का रिफॉर्म से कबल लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म पहले हो ताकि लोगों को एतमाद हो, इस हुकूमत के ऊपर एतमाद हो, अपने नुमाइंदों के ऊपर एतमाद हो कि वो अपने मराद को कम करते हैं, अपने वसाइल को कम करते हैं, और अवाम का जब एतमाद बहाल होगा उस सूरत में अवाम भी आपके साथ इस चीज को टेकअप करने के लिए तैयार होगी। प्रोग्रेस जो भी चीजें ठीक होनी है तो टॉप से शुरू हो, यहां तक पहुंचे, फिर अवाम की बारी जब आएगी तो उस वक्त सब्सिडी की बात होगी, तब तक कोई सब्सिडी की बात
نہ کی جائے نہ ہی لوگوں کو تنگ کیا جائے. لیکن صرف گندم ہے جس کو ریگولیٹ ہونا ہے. مطلب وفاق کے کا سیکرٹری 1300 سی سی کار میں پھرتا ہے, فیڈرل منسٹر 1300 سی سی کار میں پھرتا ہے, اس کی تنخواہ شاید 2.5-3 لاکھ روپے ہے. تو ہم گلگت بلتستان میں اسٹیرٹی نہیں کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم غریب صوبہ ہیں, تو ہم غریب صوبہ ہیں تو ہم دکھتے نہیں ہیں غریب, عوام کو نہیں دکھتے. جب یہ صوبہ عوام کو غریب دیکھے گا تو اس وقت ہم ان کو, اگر آپ 50 کی بات کرتے ہیں, 100 بھی کریں, 60 بھی کریں, تو بھی عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو. دیکھیں ہمارے پاس ایک انجینئرنگ کالج ہے, وہ انجینئرنگ کالج پچھلے 2 سال سے بند ہے. میڈیکل کالج ہمارا سینکشنڈ ہے, پی ایچ ڈی پی کا پروجیکٹ ہے, اس کو کسی جگہ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے میں رکاوٹیں ہیں. ہم میڈیکل کالج نہیں بناتے, ہم انجینئرنگ کالج نہیں بناتے. ہمیں تو ابھی تک 2 سے 3 انجینئرنگ کالجز بنانے چاہیے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے 40 سے 50 ہزار بچے اس وقت اسلام آباد میں مطلب وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. پر منتھ ایک بچے کا خرچہ کم از کم 35,000 ہے. 40,000 کو ملٹیپلائی کرو 35,000 سے, 35,000 کو ملٹیپلائی کرو 12 سے, تو یہ تو ہم مطلب 15-20 ارب روپے تو یہاں پہ صرف ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. ہیلتھ کے اوپر ہمارا سارا کا سارا سرمایہ ڈرین ہوتا ہے. یہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ہے 1948 سے, 47-48 سے یہ ڈسپیوٹڈ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ گلگت بلتستان 48 میں پاکستان لے کے گیا تھا UN کمیشن میں, وہاں سے یہ ڈسپیوٹڈ ڈکلیئر ہوا. اس سے پہلے یہ ڈسپیوٹڈ ڈکلیریشن نہیں تھی. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ڈسپیوٹڈ ڈکلیئر کروایا, کشمیر کا حصہ مقرر کروایا, وہاں سے یہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا. اقوام متحدہ کو چھوڑ دیں, یہ اقوام متحدہ صرف کسی ایک مخصوص ممالک کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. ہم اقوام متحدہ کو نہیں مانتے. آپ گلگت بلتستان میں رہنے والے 20 لاکھ عوام کی بات کریں اور ہمارا گلگت بلتستان کے مفادات کی بات کریں.